बरखा, ये तुमने नई नौकरानी कब रख ली? इसका स्वैग तो देखो, कितने मस्ती भरे अंदाज में घर की साफ सफाई कर रही है। सच में इसके काम करने का स्टाइल तो प्रोफेशनल मेड जैसा है, इम्प्रेसिव। अरे ये नौकरानी नहीं बल्कि मेरी देवरानी है। वो तीनों एक दूसरे को देखती हैं। पर इसके पहनावे से तो ये नौकरानी लग रही है। सिर पर कपड़ा बंधा हुआ है, कंधे पर गमछा, बिल्कुल नौकरानी स्टाइल। अभी रुको देवरानी जी, हम सबके लिए चाय लाना। तो हेडफोन लगा होने के कारण शिल्पी अपनी जेठानी की आवाज नहीं सुन पाती और डांस करते हुए अपने काम में लगी रहती है। अरे देवरानी जी, चाय लेकर आना। तो शिल्पी कोई रिएक्शन नहीं देती। 2 मिनट। बरखा अपना फोन निकालती है और बरखा को कॉल करती है। बरखा झाड़ू रोककर कॉल रिसीव करती है बिना देखे कि किसका कॉल है। डोंट डिस्टर्ब मी, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करना। अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, डोंट इग्नोर मी। जाओ चाय बनाकर लाओ हमारे लिए अभी। शिल्पी चौंक जाती है और तुरंत हेडफोन हटाती है। अच्छा अभी लाई। शिल्पी फटाफट झाड़ू एक किनारे रखती है और रसोई की ओर भागती है। कुछ देर बाद शिल्पी रसोई से चाय लेकर बाहर आती है। उसका हुलिया बदल चुका है, गमछा गायब है, बाल खुले हुए हैं और उसके चेहरे पर खुश मिजाजी का भाव है। वो सभी को चाय देती है। तुम इतने प्रोफेशनल तरीके से घर की साफ सफाई कर रही थी, हम सच में समझे कि तुम नौकरानी हो। मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नौकरानी हूँ, बहू भी तो हो सकती हूँ। हाँ बात तो सही है। तुम यहाँ बातें करती रहोगी या मेरी सहेलियों के लिए कुछ स्नैक्स भी बना कर लाओगी? और हाँ ध्यान रखना, वही लाना जो मैंने तुमसे कहा था। अभी लाई जेठानी जी। शिल्पी फिर रसोई में जाती है और कुछ देर बाद भुने हुए काजू बादाम और नट्स लाकर सबको दे देती है। तभी उसके साथ स्नेहा और ससुर संजय सजे धजे हॉल में आते हैं। बरखा उन्हें देखती है और अरे मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? बस बहू, सोचा आज कुछ पड़ोसियों से मिलाएं। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 11 बज रहे हैं, इतनी धूप में जाओगे बीमार पड़ जाओगे। जाओ अंदर। वो दोनों उदास होकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी बरखा का पति, बेटा और देवर विवेक, आकाश और विवान रेडी होकर हॉल में आते हैं। अब तुम लोग कहाँ चल दिए? अरे आज संडे है तो सोचा मूवी देखा है। बरखा हाथ से उन तीनों को अंदर जाने का इशारा करती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? इतनी धूप में जाओगे? चलो अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तीनों चुपचाप अंदर चले जाते हैं। तभी संजना बरखा के पास आती है और उसे पुराने कपड़े दिखाती है। भाभी जी देखो ना, मेरे कपड़े पुराने हो गए, तो मैं जाकर नए कपड़े ले आऊं क्या? नहीं अभी जरूरत नहीं है, मैं शाम को चलूंगी तो मेरे साथ चलकर ले आना। संजना भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। बरखा के तीनों फ्रेंड्स घर में आकर उसका रुतबा देखकर हैरान हो जाती हैं और बरखा, तुम्हारी इस घर में ऐसे चलती है जैसे कि तुम इस घर की मालकिन हो। हाँ वो तो मैं हूँ। हाँ मेरी जेठानी जी इस घर की मालकिन ही है। और तुम? शिल्पी खुद की ओर इशारा करती है। नौकरानी। शिल्पी हंसती हुई रसोई में चली जाती है। वो तीनों उसकी खुश मिजाजी और बरखा की गंभीरता को देखकर हैरान होती हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम इस घर की मालकिन होकर भी नाराज और तुम्हारी देवरानी नौकरानी होकर भी खुश कैसे है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम जब से आए हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी और शिल्पी को मुस्कुराते हुए ही देखा है। क्या करूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उनकी बातें काफी देर तक चलती रहती हैं। शिल्पी सबके लिए लंच बनाकर लाती है। वो तीनों भी बरखा और उसकी पूरी फैमिली के साथ लंच करती हैं। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत पसंद आई, बहुत जल्द फिर से आएंगे। हाँ बिल्कुल आना। वो तीनों वहां से एक साथ चली जाती हैं। चलो अब मैं तुम सबको मॉल घुमा लाती हूँ। काफी दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला है। बरखा अपने पूरे परिवार को शहर के एक बहुत बड़े मॉल में ले जाती है, जहां ढेर सारे गेम्स, शॉप्स, स्टोर्स और एक थिएटर भी था। गेमिंग जोन के पास अपने पति, बेटे और देवर के साथ खड़ी बरखा। देखो कितने सारे गेम्स हैं, जाओ गेम्स खेलो। हमें गेम्स नहीं खेलना, मूवी देखनी है। अरे उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा, तुम गेम्स खेलो। ठीक है, मालकिन तो तुम ही हो, जो कहोगी तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। वो तीनों गेमिंग जोन के अंदर चले जाते हैं। तभी बरखा की नजर कपड़ों के शोरूम में जीन्स टॉप देख रही संजना पर पड़ती है। वो तुरंत भागकर उसके पास जाती है और ननद जी, तुम पर जीन्स टॉप नहीं बल्कि सलवार सूट ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन भाभी मुझे तो जीन्स टॉप लेना है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ना, जीन्स टॉप तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, सलवार सूट अच्छा लगेगा, यही लो तुम। अपनी नंद के लिए सलवार सूट लेकर बरखा जैसी कपड़ों के शोरूम से बाहर निकलती है, वैसे उसकी देवरानी उसके पास आती है और मुझे क्या दिला रही हो जेठानी जी? तुम तो साड़ी ही ले लो, साड़ी ठीक रहेगी तुम्हारे लिए। ठीक है मालकिन। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं जेठानी जी। बरखा अपनी इच्छा से सबको मॉल लाई थी और अपनी इच्छा से ही सबके लिए कुछ न कुछ करती है। और फिर जब सबको अपने मन की एक्टिविटीज और शॉपिंग करवा देती है तो मॉल के सेंटर में सभी लोगों के साथ खड़ी बरखा।
चलो अब मैं तुम सबको रेस्टोरेंट में डिनर करवाती हूँ। घर जाकर खाना कौन बनाएगा? अब बरखा अपने पूरे परिवार को मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो सभी टेबल पर बैठते हैं और मेन्यू कार्ड देखने लगते हैं। तभी वेटर उनके पास आता है और आपका ऑर्डर सर मैम। सब लोग बोलने वाले होते हैं लेकिन उनसे पहले बरखा बोल पड़ती है। 1 प्लेट दाल मखनी, तंदूरी रोटी विद बटर, जीरा राइस और पनीर 2 प्याजा ले आना। और आइसक्रीम भी। मुझे रायता भी खाना है। मुझे छोले खाने हैं। मैंने बहुत दिनों से रसमलाई नहीं खाई। बरखा सबकी तरफ इंटेंस लुक देती है और जो मैंने ऑर्डर किया है वो खा लो चुपचाप। बिल का पैसा मुझे ही देना है। अगर मैंने सबकी सुनी तो काफी लंबा बिल हो जाएगा। मैंने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिजूल खर्ची करो। अरे मैं सारी इनकम तुम्हें ही तो लाकर देता हूँ, इसमें भी इतना। हाँ, घर मुझे चलाना पड़ता है तो बचत तो करूंगी ही। बरखा की कड़क आवाज सबको खामोश कर देती है। वेटर बरखा की ऑर्डर की हुई डिशेस लाता है जिसे सब लोग चुपचाप खाते हैं। बरखा खाने का बिल पे करती है और वो सभी घर वापस लौट जाते हैं। बरखा हाथ मुंह धोने के लिए अपने कमरे में जाती है। बाकी का पूरा परिवार हॉल में ही रुकता है। उसके जाते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। अरे मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। खाना एकदम बकवास था। कैसे कपड़े दिलाती है भाभी ने मुझे तो कुछ और ही पसंद था। हमें मूवी देखने जाना था लेकिन मम्मी ने तो पता नहीं कहाँ भेज दिया। मैं अभी आप सबका मूड फ्रेश करती हूँ। चलो सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ चलो। वो सभी गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। संजय स्नेहा की तरफ देखता है और बनाकर तसव्वुर ने तोड़ा कलम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। माँ से गाओ सब। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मम्मी जी ये चीटिंग है। आपको माँ से गाना था, या से नहीं। अंताक्षरी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते हॉल में हंसी ठिठोली और संगीत का माहौल बन जाता है। तभी बरखा वहां आती है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। कल तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? भागो, मालकिन आ गई। सब लोग तुरंत अपने अपने कमरों में भाग जाते हैं। क्या कहा तुमने? अरे सॉरी जेठानी जी। अब शिल्पी भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह ट्रैक सूट पहने शिल्पी छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। पड़ोसी गीता और प्रभा भी अपनी अपनी छत पर योगा कर रही थी। तभी हॉल में फोन लिए बरखा। देवरानी जी कहाँ हो? आकर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दो, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। अभी आई जेठानी जी। शिल्पी भागकर बरखा के कमरे में जाती है और विवान को रेडी करके उसे हॉल में बरखा के पास लाती है। बरखा उसे टिफिन देती है और मैंने टिफिन में फ्रूट्स रख दिए हैं, तुम लंच में खा लेना। बरखा विवान को टिफिन देती है और शिल्पी विवान का गाल चूम कर खुद उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाती है और फिर वापस हॉल में आती है। देवरानी जी अब तुम सबके लिए नाश्ता बनाओ। जी जेठानी जी, मैं अभी जाती हूँ। तभी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा संजय। अरे बहू मुझे दवाई खानी है, पानी ला दो। अपने कमरे में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा विवेक। बरखा तुमने मेरी घड़ी देखी है क्या? अपने कमरे में बनियान और पैंट पहने खड़ा आकाश। शिल्पी तुम कहाँ चली गई? मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। शिल्पी तेजी से हर किसी का काम करती है। सबसे पहले अपने ससुर को जाकर पानी देती है, फिर जेठ को घड़ी और अपने पति को प्रेस की हुई शर्ट, और फिर किचन में चली जाती है। लेकिन उसकी जेठानी बेपरवाह हॉल में बैठी फोन चलाती रहती है। इन लोगों की आवाजें छत पर योगा कर रही पड़ोसियों ने भी सुनी। सब लोगों ने अपने अपने काम गिना दिए जो शिल्पा बहू नहीं किए होंगे, और उसकी जेठानी मुंह फुलाए मालकिन बनी है, कोने में बैठी होगी। हाँ ये तो है, लेकिन जो जेठानी है वो मालकिन बनकर भी नाराज है और देवरानी नौकरानी बनकर भी खुश है। हाँ सही बात है, हमने कभी जेठानी को हंसते हुए नहीं देखा और देवरानी को कभी उदास नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती है। पड़ोसियों को भी दोनों देवरानी जेठानी के बारे में पता था। जिस समय वो दोनों आपस में बातें कर रही थी उस समय एक पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो चुका था और बरखा हॉल में रखी हर एक चीज जैसे गमले, टीवी, पेंटिंग्स, टेबल्स अच्छी तरह जांच रही थी। तभी शिल्पी चाय और पकौड़े लिए वहां आती है। ऐसे घर की साफ सफाई करते हैं, एक चीज अपनी जगह पर नहीं है। ये गमला यहाँ है, टीवी टेढ़ी है, सोफा ऐसे नहीं रखते। अरे बहू तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? सब व्यवस्थित तो है। बरखा गमले, टीवी और सोफे की तरफ इशारा करती है। और कहाँ व्यवस्थित है? आप ही देखो कितना अस्त व्यस्त है, और आप मेरे बीच में मत बोलो। ठीक है नहीं बोलते। क्या हुआ जेठानी जी, मुझसे बताओ, मैं सही करती हूँ। ऐसे व्यवस्थित करते हैं घर। शांत शांत शांत। मैं करती हूँ, जैसा बोलोगी वैसा करती हूँ। अब जेठानी देवरानी को गाइड करती है और वो उसके कहे अनुसार गमले, टीवी और सोफे व्यवस्थित कर देती है। अब ठीक है? आप खुश हो? हाँ ठीक तो है, और देख के बताती हूँ और क्या कमी है। अब शिल्पी सोफे पर बैठ जाती है और
हाँ ठीक है, देखो तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे आराम करने का वक्त नहीं है, मार्केट जाकर सब्जियां ले आओ। अभी लेकर आती हूँ जेठानी जी। शिल्पी फटाक से बाजार सब्जियां लेने चली जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कैसे जेठानी घर की मालकिन है और देवरानी नौकरानी। काफी सालों से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन बरखा अपने कमरे में कॉपी पेन लिए बैठी लिस्ट बना रही थी। क्या क्या खाने में रखा है, किस किस को बुलाना है। तभी विवेक कमरे में आता है और तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, लिस्ट बना रही हूँ। तुम्हें तो विवान का बर्थडे याद ही नहीं रहता, मुझे सब संभालना पड़ता है। अरे हाँ, मालकिन हो तुम तो तुम्हें ही सब कुछ देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तभी संजय वहां आता है। बहू, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, थोड़ा काम है। क्या काम है? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 500 रुपए देती हूँ, इससे काम चला लो। अपनी बहू से 500 रुपए लेकर संजय वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आकाश वहां आता है। भाभी, मुझे 5000 रुपयों की जरूरत है। अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? मुझे गाड़ी की हेडलाइट सही करवानी है। 5000 में गाड़ी की? नहीं। बरखा उसे पर्स से निकालकर 2000 रुपए दे देती है। ये लो 2000 रुपए, इसी में काम कराओ। बरखा से 2000 रुपए लेकर आकाश वहां से जाकर हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाता है। वो तीनों उदास थे। तभी वहां शिल्पी आती है और उनके उदास चेहरे देखकर, अरे आप सब उदास क्यों हो? शिल्पी की बात का उनमें से कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? सब तुम्हारी जेठानी की वजह से है। क्यों, मेरी जेठानी ने क्या किया? बहू देखती तो हो, वो मालकिन बनी बैठी और हर बात पर हुक्म चलाती, अपनी मनमर्जी चलाती, हमारी बात नहीं सुनती। और तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा है उसने, और हमें अपने खर्चे के लिए उससे पैसे मांगने पड़ते हैं। हाँ बात तो सही है, जेठ जी भी उन्हें ही सारी सैलरी ला कर देते हैं और मेरे पति भी। तुम्हें इस बात से शिकायत नहीं है? किस बात की शिकायत? वो घर की बड़ी बहू हैं, मालकिन बनी हैं, तो घर का अच्छा ही चाहेंगी। हाँ लेकिन बस वो एक बार खुश हो जाए, उनके चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहती हूँ, लेकिन वो खुश है ही नहीं। उनके चेहरे पर हमेशा नाराजगी रहती है। हाँ बहू, लेकिन मेरी बड़ी बहू पहले ऐसी नहीं थी। हाँ मैंने देखा है, जब शादी करके आई थी तब तो वो कितनी खुश मिजाज हुआ करती थी। हाँ भाभी की ही तो पसंद हो तुम। उनकी बातें चली रही थी कि तभी बरखा वहां आती है और उसे देखकर सब खामोश हो जाते हैं। देखो 4 दिन बाद विवान का बर्थडे है, तो मैंने ये खाने और मेहमानों की लिए लिस्ट बनाई है। आप लोगों की जिम्मेदारी है सारी तैयारियां करने की। हाँ ठीक है, हम सब मैनेज कर लेंगे। तभी शिल्पी अपनी जेठानी के हाथ से लिस्ट लेकर देखती है और इतने सारे मेहमानों के लिए इतना कम खाना कम पड़ जाएगा जेठानी जी। खाना कम नहीं पड़ेगा, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, सब बराबर फिट बैठेगा। अरे बात तो समझिए, मालकिन तुम हो या मैं हूँ, तुमसे जितना मैं कहूँ उतना करो, ज्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जेठानी जी, जैसा आप कहो। तो ठीक है, खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मार्केट का काम आकाश का, मेहमानों को इनवाइट विवेक कर देंगे, और हाँ मम्मी पापा जब मेहमान आए उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी आपकी है। और तुम क्या करोगी? मैं देखूंगी कि तुम सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो कि नहीं। बहू हम सब संभाल लेंगे, लेकिन बस तुम एक बात का ध्यान देना कि तुम नाराज नहीं होगी किसी से। ठीक है। बरखा की दी हुई जिम्मेदारियां और लिस्ट के अनुसार सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आकाश मार्केट का काम पूरा करता है, विवेक मेहमानों को इनवाइट करता है, और विवान के बर्थडे वाले दिन शिल्पी किचन में गुलाब जामुन, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन, ब्रेड पकौड़े, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, पनीर 2 प्याजा और जीरा राइस बनाती है। तब तक संजना पूरे हॉल को विवान के बर्थडे के लिए डेकोर कर देती है। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बस विवान का बर्थडे केक आना बाकी है। कुछ ही देर में बरखा विवान का बर्थडे केक लेकर आती है और हॉल के बीचों बीच सजे टेबल पर रख देती है। उसके बाद शिल्पी आकाश और संजना के साथ मिलकर अपना बनाया हुआ खाना हॉल में लगे स्टॉल पर रख देती है, और फिर वो सभी अपने अपने कमरे में जाकर कुछ देर में स्टाइलिश कपड़े पहनकर हॉल में आते हैं और फोटोग्राफर भी आ जाता है। तभी बरखा उसके पास आती है और तुम मेरे ही साथ रहना, और जो भी मुझसे मिलने आए मेरे साथ सबके फोटोज क्लिक करना। ओके मैम। कुछ देर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं और पूरा परिवार एक एक करके उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। विवान भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है और बरखा फोटोग्राफर के साथ खड़ी रह जाती है। ये सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैंने इतना महंगा फोटोग्राफर हायर किया था ताकि हम सब साथ में फोटोज क्लिक करवा सके, लेकिन कोई फोटो ही नहीं खिंचवा रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तभी बरखा के पास उसकी तीनों सहेलियां आती हैं और अरे तुम इतनी नाराज क्यों हो? आज तो तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। मेरे ससुराल वाले मुझे खुश कहाँ रहने देते हैं, अपने मन की करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो केक कटवाते हैं। लिसन एवरीवन, केक कटिंग का टाइम हो गया है। सब लोग टेबल के अराउंड इकट्ठा होते हैं। बरखा और विवेक विवान से केक कटवाते हैं। विवान उनको केक खिलाता है। फोटोग्राफर हर एक मोमेंट के फोटोज क्लिक करता है।
आप सब मेहमान खाना खाकर जरूर जाना। सभी मेहमान प्लेट्स उठाकर फूड स्टॉल के पास जाकर प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही अरे सब्जी खत्म हो गई। अरे पुलाव भी खत्म हो गया है। गुलाब जामुन भी खत्म हो गए। किसने अरेंजमेंट किया था? कितना गंदा अरेंजमेंट है। एक कोने में खड़ी बरखा उन सभी की बातें सुन रही थी। तभी रानी उसके पास आती है और जब तुम्हें पता था इतने लोगों को आना है तो खाना थोड़ा ज्यादा बनवाती। खत्म हो गया ना। सभी मेहमान और बरखा की सहेलियां खाना खाते हुए शिकायत करते हैं और आधा पेट खाकर अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं क्योंकि खाना खत्म हो चुका था। सभी मेहमानों के जाने के बाद बरखा गुस्से में शिल्पी के पास जाती है। देवरानी जी, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। जेठानी जी, मैंने पहले ही बताया था कि खाना कम पड़ जाएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। जब आप मालकिन बनी हैं तो गड़बड़ी की जिम्मेदारी भी आप ही की हुई ना। मेरी क्या गलती है इसमें? तुम मेरी देवरानी हो, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। ये बात कभी मत भूलना कि मैं ही तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाई थी। हाँ लाई थी, तो कोई एहसान नहीं कर दिया। आपने मुझ में कुछ खास देखा होगा तभी मुझे पसंद किया था, और वैसे भी आपकी देवरानी बनकर मुझे मिला ही क्या है। आपने मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। फिर भी मैं शिकायत नहीं करती क्योंकि सोचती हूँ कि आप मेरी जेठानी हो, बड़ी बहन जैसी हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपसे डरती नहीं हूँ जो आपकी हर बात नौकरानी की तरह मान लेती हूँ। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं जो चाहूंगी वही होगा, और आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन पूरा परिवार शिल्पी के कमरे में जाता है जहां वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी। चुप हो जाओ बहू, तुम्हारी जेठानी की तो आदत है। मम्मी जी, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बात की। मुझे बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे उसमें ये बदलाव आया है। शिल्पी आंसू पोंछती है और मम्मी जी बताओ तो, मेरी जेठानी इस घर की मालकिन कैसे बन गई और वो सबसे नाराज क्यों रहती है? जब तुम्हारी जेठानी आई थी तो बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी, सबसे हंस हंस कर बात करती थी, बहुत मिलनसार थी। पड़ोसी भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। बरखा अपने पड़ोसियों को भी बुला बुलाकर चाय और नाश्ता देती थी। आंटी जी, आ जाओ, चाय पी लो। और जब पड़ोसन आकर हॉल में पूरे परिवार के साथ बैठ जाती तो बरखा उन्हें चाय और कुकीज लाकर दे देती, और जब वो देखती कि वो कुकीज नहीं खा रही तो आंटी जी, कुकीज खाइए और बहुत रखिए, मैं ले आती हूँ। अरे बस बस बरखा बहू, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, स्नेहा कितनी मिलनसार है, सबसे कितना हंसती बोलती है। और जब हॉल में या किचन में सबकी नजरों से छुपकर बरखा अपनी सास को मिठाई खाते हुए देखती तो टोक देती, मम्मी जी आप ज्यादा मीठा मत खाओ, आपको शुगर हो जाएगी। और जब भी अपने ससुर को अपने कमरे या हॉल में बैठा हुआ देखती तो पापा जी आप थोड़ा चला फिरा करो, इस उम्र में हड्डियां मजबूत होंगी। और वो जब भी आकाश को फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए देखती तो उसे भी समझाती, देवर जी किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, आजकल जमाना खराब है, मैं आपके लिए प्यारी सी पत्नी लाऊंगी। और जब भी वो अपनी नंद को बैकलेस टॉप या शॉर्ट जीन्स में देखती तो उसे भी समझाती कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। पूरा परिवार बरखा से बहुत खुश था। फिर एक दिन पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ तब बहू, अब मैं थक गई हूँ घर संभालते संभालते, तो अब से घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। लेकिन मम्मी जी आप बड़ी हो, आप मुझे बताना क्या करना है, मैं करती रहूंगी। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? अभी बताती हूँ कैसे संभालेगी। सुनो आकाश और विवेक, अब से तुम दोनों अपनी सैलरी बहू के हाथ में देना, और बहू ध्यान रखेगी कि कितना खर्च होता है और कितनी बचत। उस दिन से बरखा घर वालों को खुश करने के लिए वो सब करने लगी जो अननेसेसरी था। उनसे बिना पूछे, उनकी बिना पसंद और नापसंद जाने एक दिन बरखा करेले की सब्जी बनाकर हॉल में लाती है। सब लोग जैसे ही करेला देखते हैं, बहू मुझे तो मेथी खानी है, तुमने करेले क्यों बना दिए? मम्मी जी हेल्थ के लिए करेले बहुत अच्छे हैं। बरखा धीरे धीरे सब पर अपनी मर्जी थोपने लगी, यहाँ तक कि अपने ससुर पर भी जबरदस्ती उन्हें वॉक करने के लिए फोर्स करती। बहू मैं थक गया, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा।